हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंस है। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2। जैसा कि हमने इसके पिछले भी वीडियो में बताया था आपको पार्ट 1 में कि ऑब्जेक्टिव से आपके कुल 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इस पैटर्न को भी समझना जरूरी है। तो उसी के अगले सीरीज में, अगले सेट में हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज दिया है? लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। तो बच्चों, जैसा कि नील्स बोर के क्वांटीकरण प्रतिबंध में बताया गया है कि किसी भी परमाणु में या किसी परमाणु की किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग बराबर होता है एन एच अपान 2 पाई के, जहां पे एच प्लांक कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक कहलाता है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखा है द्वितीय कक्षा में, यन कक्षाओं की संख्या है, तो यन का मान 2 दिया है। तो रखने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा या कोणीय संवेग मिलेगा, ये हो जाएगा यन का मान 2, एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड, फिर बटे में 2 गुणे पाई का मान होता है 3.14। ये इससे मर गया और इससे भाग करते हैं, लगभग 3 दूनी 6, मतलब 2.1 गुणे 10 की घात ऋण 34 इतने जूल सेकेंड। ये हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग का मान। तो कोणीय संवेग इतना होता है दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें से 1 दशमलव दे दिया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें भी 1 पॉइंट है, ये भी गलत है। इसमें 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें भी देखेंगे तो ये -31 दे दिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 30। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि y में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, हमसे ये चीज कहा है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। अब हमसे ये चीज कहा है कि लेंस के प्रथम फोकस है। बच्चों, किसी भी लेंस में 2 फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस। ये उत्तल लेंस है, ये मान लो इसका प्रकाशिक केंद्र है O, और यहाँ पे इसका प्रथम मुख्य फोकस है और यहाँ पे इसका द्वितीय मुख्य फोकस है F2। और इसकी फोकस दूरी ये दोनों बराबर हैं, कितना कितना, तो इसकी फोकस दूरी इधर वाली भी 10 सेंटीमीटर और इधर वाली भी 10 सेंटीमीटर, मतलब O से F2 भी 10 सेंटीमीटर, O से F1 भी 10 सेंटीमीटर। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रथम फोकस से 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी है, यहाँ पे रखा गया है, इससे 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस भी हमको पता है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? फोकस दूरी है तो 10 सेंटीमीटर, 10 ये 5 ये, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। ओके, यही u का मान होता है। तो ये दूरी देखो बाईं तरफ नापी जा रही, इसलिए माइनस में होगी। तो जितनी डिस्टेंस है सब माइनस में होगी। तो वस्तु की स्थिति कितनी दूरी पर हो गई? तो u का मान हो गया -15 सेंटीमीटर। ओके, अब लिखा है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से इमेज की लोकेशन आपको फाइंड करना है। मान लो इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये है इमेज A डैश B डैश, तो कहा दिया गया यहाँ से कितनी दूरी पर ये बनेगा।
ये मान लो x दूरी पर बन रहा है, तो x आपको फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लेंस फार्मूला लगाते हैं। तो लेंस फार्मूले के लिए आपको फार्मूला पता है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स 1/f, और फिर ये इधर आ जाएगा तो प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल्स 1/f की वैल्यू कितनी है 10, वो भी प्लस में, और फिर प्लस यहाँ पे है, u की वैल्यू देखो माइनस में यहाँ पे दिया गया है, तो u का मान -15, और यहाँ पे +1/u लिखा गया, तो प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा -1/15। वो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, मतलब 1/v बराबर 1/30। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा v की वैल्यू कितनी, 30 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, 30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हमको मिलेगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो अभी देखेंगे v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अब v कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, तो v ये टोटल डिस्टेंस होती है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये वाली टोटल आई है 30 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस दूरी हमको दिया गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी दिया गया, कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक x, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 30, मतलब 10 में x जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 30। तो 10 प्लस x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब जो कहा गया कि द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E, मतलब चार्ज की वैल्यू दिया गया है Q का मान E के बराबर, तथा द्रव्यमान m है, इसका मास दिया गया है m, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिशील है, इसका त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन A हमको फाइंड करना है। ओके, तो अगर हम बच्चों न्यूटन्स लॉ लगाएं तो हमको पता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर एक्सीलरेटरी मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड करते हैं। तो एक न्यूटन्स लॉ ये है कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो F/m मिलेगा। A इक्वल्स, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स होता है F बराबर Q इंटू E। तो जहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स F है वहां पे आप लिख देंगे QE/m। तो A की वैल्यू हो जाएगी, Q किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज E के बराबर, तो यहाँ Q के स्थान पे E, फिर कैपिटल E, फिर बटे m। तो मतलब ये एक्सीलरेशन होगा। इस तरीके से देखेंगे। तो पहले में E/m, गलत जवाब, E/m, तो E/m, ये वाला जवाब सही है। यहाँ पे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन दूसरा, ये सही जवाब होगा। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहले तो आपको अगर ये पूछा जाए कि आवेशित कण की वृत्तीय पथ की त्रिज्या, मुझे जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये मान लो कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है, स्थापित किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करता है, ये चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो इसका इस चुंबकीय क्षेत्र में
पथ सर्कुलर हो जाता है, मतलब ये इसी में गोल गोल ऐसा घूमना शुरू कर देता है वृत्ताकार पथ पे। अब मान लो इसके पथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो रेडियस का फार्मूला हम लोग देते हैं आर इक्वल्स एम वी बाई क्यू बी से। ये रेडियस का फार्मूला है। ओके, अब इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वी, चार्ज पार्टिकल का मास है एम, तो जो मोमेंटम होता है या संवेग होता है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो P इक्वल्स एम इंटू वी होता है। इधर देख लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो P बराबर एम इंटू वी होता है, तो जहां पे एम इंटू वी यहाँ पे लिखा गया है, इस एम इंटू वी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं P को क्या बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग, तो इसको संवेग कर लीजिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा एम वी, तो एम के स्थान पे कितना लिखना है, एम वी के स्थान पे कितना लिखना है पी, तो ये पी हो गया, फिर बटे एम वी के स्थान पे, एम वी के स्थान पे पी हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे हाँ बटे में कितना है, एक मिनट लेट मी इरेज, या इसको हम थोड़ा सही कर ले। ओके, आर बराबर तो ये पी फिर बटे क्यू बी, ये हमको एट लास्ट रेडियस का फार्मूला मिला। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कण के आवेश किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो देखो कण के आवेश के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, ये तो व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये भी गलत है। कण के संवेग है पी, इसके अनुक्रमानुपाती, मतलब यही वाला जवाब सही है। कण की ऊर्जा, तो ये भी गलत जवाब है। तो इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो आंसर है कण के संवेग के, तो संवेग इसमें सही जवाब होगा। ओके, आज ये अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है दी गई अभिक्रिया में x है, ये जो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट क्या है, इसको हमको फाइंड करना है। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक है कि दोनों तरफ के मास नंबर इक्वल होने चाहिए, इनका जो टोटल सम है और जो टोटल एटॉमिक नंबर है इनका सम, ये भी राइट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ 0+7, 0+7 मतलब 7, इधर टोटल 7 एटॉमिक है, एटॉमिक नंबर है। और इधर देखेंगे तो इस साइड में टोटल 6 है, इधर 7 है, इस साइड में 7 है, इस साइड में 6 है, तो 7 करने के लिए मतलब एक ठीक कम है, तो ये वाला जो यक्स है वो वाले एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा। एक ठीक ये पता चल गया। मास नंबर की बात करें, इधर 14+1 मतलब इधर टोटल मास नंबर है 15, और इधर देखेंगे तो इधर टोटल मास नंबर है 14, 15 करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसका मास नंबर भी 1 होगा। तो ऐसा एटम जिसका या ऐसा जो भी पार्टिकल है जिसका मास भी 1 हो, एटॉमिक नंबर भी 1 हो, उसको हम लोग 1h1 से दिखाते हैं, और 1h1 को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसमें अब पूछा गया कि दी गई अभिक्रिया में यक्स क्या है, तो 1h1 बचेगा जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो प्रोटॉन सही जवाब होगा। इसमें अल्फा कण दूसरा ऑप्शन था, ये गलत जवाब होगा, अल्फा कण बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं, तो बचेगा कितना प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें सही जवाब होगा। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज दिया है बच्चों, लिखा है E बराबर 100 का 6×10⁸ टी प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम में चाल, या किसी भी वेव का मीडियम में चाल, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए मीडियम, इसकी चाल का फार्मूला होता है बच्चों। तो इसकी चाल का फार्मूला देखो, ये होता है v इक्वल्स, तो इसको हम लोग देते हैं v इक्वल्स होता है ओमेगा बाई के, ये इसका फार्मूला।
एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, V इक्वल्स एन लैम्डा। इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला जनरेट किया गया है, ये आपको थ्योरी क्लास में बताया भी गया है खूब अच्छे डिटेल से। तो ये इस तरीके से फार्मूला यहाँ पे आता है, तो V बराबर ओमेगा बाई के। तो ये वेव स्पीड का फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की कंपेयर करूं, जो कि इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, इससे अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद हमको देखो कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 इंटू 10⁸, के की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, इतना मिल गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग v फाइंड कर सकते हैं। v इक्वल्स कितना होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा 6 गुणे 10⁸ और बटे के का मान 4 है। ओके, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हमसे पूछा गया है तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक। बच्चों अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है एन बराबर सी बाई वी। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, डिवाइड बाई वी की वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 4, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 10⁸ से 10⁸ मर जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई सी बाई वी। ये अगले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब सॉरी एन बराबर सी बाई वी से कैलकुलेट करने के बाद कितना है 2, कितना बच रहा है 2, तो 2 इसका आंसर होगा, मतलब अपवर्तनांक आएगा 2। तो पहले में 2.0 यही सही जवाब होगा, 4 भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा सही है 2.0। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100 वोल्ट 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में वेग शक्ति है। बच्चों जो पावर का फार्मूला होता है, जो एवरेज पावर होता है P बराबर ये होता है V RMS इंटू आई RMS इंटू cos फाई। ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एवरेज पावर लॉस का फार्मूला, जहां फाई जो है फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच। तो इसका फेज 100t, इसका फेज 100t प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से हमको एक चीज ये मिल गया कि फाई की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है किसके बराबर है पाई बाई 3 के। एक चीज तो ये हमको मिल गया। ओके, तो यहाँ पे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई दिया गया है। वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई आर एम एस का मतलब आई नॉट बाई रूट टू इंटू कास फाई। तो यहाँ से एवरेज पावर लॉस हमको मिल जाएगा 1/√2 1/√2, इसको मल्टीप्लाई 1/2 इंटू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कास फाई। वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू जो वोल्टेज का जनरल इक्वेशन होता है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट के स्थान पे 100 है, मतलब वी नॉट की वैल्यू है 100 वोल्ट, फिर इंटू आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से करके होता है। तो यहाँ आई नॉट की वैल्यू 100, लेकिन याद रखो ये मिली एम्पियर में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100, लेकिन मिली एम्पियर एम्पियर में बदलने के लिए डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, तो इससे भाग कर देंगे, तो ये मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू कास फाई। कास फाई, फाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, कास 60 अंश का मान 1/2। तो यहाँ देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो मर गया, 1 जीरो से ये मर गया, तो ऊपर कितना बचेगा, इस चीज का कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ। तो एवरेज पावर लॉस हमको मिलेगा कितना, ऊपर बचा है 10 और नीचे बचा है 2 गुणे 2, तो 2 से इसको काट देंगे 5, फिर 2 से इसको काट देंगे तो 2.5, मतलब एवरेज पावर लॉस कितना होगा या एवरेज पावर यूज्ड कितना हो जाएगा 2.5 इतने वाट, ये कितना होगा, ये इसका आंसर है। तो इसमें 10⁴ वाट गलत, ये भी गलत, ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन से हैं? याद रखो, सम न्यूट्रॉनिक की बात हो रही है। बच्चा एक चीज ये जानते रहिए, देखो एटम के पेयर्स कई तरीके के होते हैं। इसमें आते हैं आइसोटोप्स होते हैं। हिंदी में ही अगर लिखें तो इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम हो। सेम हो मतलब इसको हम ऐसे भी कहते हैं समान परमाणु क्रमांक या समान प्रोटॉन वाले। जो समान प्रोटॉन रखने वाले होते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं। ऐसे आता है समभारिक। समभारिक का मतलब होता है जिसमें समान द्रव्यमान संख्या रखते हैं। समान द्रव्यमान संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। इसी तरीके से सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक हम उसको बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक उसको बोला जाता है बच्चों जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरीके से आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक उसको बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, हमसे पूछा गया सम न्यूट्रॉनिक, तो ये चौथा वाला पार्ट हमसे पूछा गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या, किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये इसका फार्मूला है। तो अगर ये देखो एटॉमिक नंबर है जेड और ये क्या है? मास नंबर। वैसे ये एटॉमिक नंबर और ये क्या है? इसका मास नंबर। ओके, तो अभी अगर देखेंगे तो अभी इस वाले क्वेश्चन में जैसे कार्बन C614 और O6 कितना दिया गया? C614 दिया गया है और 8O6 ये सॉरी 8O16 दिया गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका जो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का जानते हैं, n बराबर a माइनस जेड कर दो। तो यहाँ पे a माइनस जेड करोगे 14 माइनस 6 बराबर 8 और यहाँ पे 16 माइनस 8 बराबर 8, मतलब दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान मिल रही है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा पेयर सम न्यूट्रॉनिक को दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है 6C14 और 8O16, ये वाला जो पेयर है ये सम न्यूट्रॉनिक को दिखा रहा है। अगर हम इसमें देखें तो देखो 14 माइनस 6 बराबर 8, लेकिन 14 माइनस 7 बराबर 7 है। यहाँ 8 और 7 का पेयर बन रहा है, तो ये सब न्यूट्रॉनिक नहीं है। यहाँ 14 माइनस 6 बराबर 8, यहाँ 17 माइनस 8 बराबर 9, तो यहाँ 8 और 9 का बन रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत जवाब है, ये भी गलत जवाब है। यहाँ 14 माइनस 6 बराबर 8 और यहाँ पे 13 माइनस 7 बराबर 6, तो 8 और 6 का है, तो ये भी 8 और 6 का होने के कारण ये भी नहीं है। तो सम न्यूट्रॉनिक कौन सा युग्म बना रहा है? कौन सा पेयर सम न्यूट्रॉनिक को दिखा रहा है? तो आंसर है वो पेयर है ये वाला 6C14 और ये वाला पेयर ही सम न्यूट्रॉनिक को दिखा रहा है। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसी विद्युत क्वेश्चन नंबर 9 में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतने टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जिसको ई नॉट से दिखाते हैं 3 × 10⁻⁻10 इतने टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, सॉरी बच्चों इसको हम फिर से लिख दें। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब बी नॉट, ये है 3 × 10⁻10 इतने टेस्ला है। ओके, तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमको दी गई, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से अगर दिखाएं तो न्यू की वैल्यू 10⁻12 हर्ट्ज है।
संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम ई नाट हमको फाइंड करना। बच्चों फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, ये चीज हमको वैसे ही दे दिया गया। हमको ई नाट बी नाट मिल जाएगा तब भी हम लोग, या बी नाट मिल गया तब भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो इसके लिए देखो एक हम लोग बड़ा फेमस फार्मूला जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ई नाट और बी नाट का रेशियो होती है। तो यहाँ से अगर मैं ई नाट की वैल्यू फाइंड करूंगा तो बी नाट इधर गुणा कर दीजिए, बी नाट इंटू सी मिलेगा। तो इसी फार्मूले का हम लोग सीधे सीधे उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसलिए ई नाट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ई नाट किसके बराबर, बी नाट इंटू सी। बी नाट कितना है 3 इंटू 10⁻−10 और फिर इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। तो ये इससे मरेगा 10⁻−2 मिलेगा, 3 3 9, मतलब ई नाट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻−2 इतने वोल्ट पर मीटर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कौन सा ऑप्शन 9 वाला गलत है, यहाँ 10 की ऋण 10 आ गया, सो ये दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत। बचेगा कौन, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया गया है, किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। ओके, तो बच्चों अपवाह वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन होता है I बराबर NE/AV/d। यहाँ पे I के स्थान पे बढ़ के लेटर वाला I दिया है, तो NE/A इंटू VD के स्थान पे छोटे खाली V दिया है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे तो V किसके बराबर मिलेगा, I/NE। A का मान होता है πr²। ये हमको इतनी चीज मिलेगी। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 लिखा, यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या, मतलब R को डबल R कर दो और धारा 2I कर दो, I को 2I, तब इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा। तो मान लेते हैं नया अपवाह वेग V डैश है। मान लो अपवाह वेग ये जो है ये मान लो V डैश है। तो V डैश किसके बराबर होगा, V का फार्मूला ये होता है I के स्थान पे कितना 2I, तो 2 इंटू I कर लो। ओके, फिर बटे N, फिर E इंटू पाई इंटू R²। अब देखो उसी धातु की दोगुनी त्रिज्या रेडियस 2R हो गई, तो 2R का स्क्वायर कर देंगे तो 4R का स्क्वायर। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये हमको मिल गया I बटे, पहले 2 को बाहर कर लो तो 2 इंटू कितना मिलेगा NE इंटू पाई R²। तो ये पूरी वैल्यू I बटे NE पाई R², I बटे NE पाई R²। इस इक्वेशन में देखिए पूरी वैल्यू किसके बराबर है, V के। तो इसके स्थान पे हम लोग V लिख देते हैं, तो V डैश बराबर ये हो गया V और बटे में है 2। तो कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा या कितना मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू V/2। तो पहला गलत जवाब, दूसरा गलत जवाब, चौथा गलत जवाब, सही जवाब कौन सा हो गया, तीसरा। V/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज दिया गया है, लिखा है 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 अंश है। बच्चों अपवर्तक कोण को ही हम लोग प्रिज्म कोण भी कहते हैं, इसको बढ़ के लेटर वाले ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। परंतु उसके अपवर्तनांक क्रमशः, ये पहले का अपवर्तनांक है n1, ये दूसरे का है n2, ये तीसरे का है n3। प्रिज्म कोण 15 अंश है, इसलिए जो प्रिज्म होंगे ये बहुत ही पतले प्रिज्म होंगे। तो पतले प्रिज्म की बात यहाँ पे चल रही है। यदि उनके विचलन कोण Δ1, Δ2, Δ3 प्राप्त हो तब कौन सा रिलेशन सही है। बच्चों पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू a। तो ये विचलन और अपवर्तनांक के बीच का रिलेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे पहले वाले प्रिज्म की बात करूं तो उसका विचलन कोण है Δ1 बराबर n1, उसका अपवर्तनांक n1 इंटू
n1 -1 इंटू ए। तो डेल्टा 1 बराबर n1 की वैल्यू कितनी है 1.6 -1 इंटू 15। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 और इसका तो 15×6 = 9 डिग्री इतना हमको मिलेगा। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू कितना आ गया 9 डिग्री। ओके, एक तो यहाँ मिल गया। फिर इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं डेल्टा 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो n2 -1 कर देंगे इंटू ए। तो n2 कितना है 1.5 माइनस ए गुणे ए का मान 15 अंश ही है, सबके लिए वही है। तो गुणा कर देंगे तो 0.5 इंटू 15 तो 15×5 = 75 मतलब 7.5 इतने डिग्री। तो ये हो गया डेल्टा 2 की वैल्यू। ओके, अब इसी तरीके से डेल्टा 3 की वैल्यू देखेंगे तो n3 -1 इंटू ए। तो n3 कितना होगा 1.4 -1 इंटू ए की वैल्यू 15 डिग्री। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो कितना हो जाएगा 15×4 = 60 मतलब 6 डिग्री डेल्टा 3। तो यहाँ से हम लोग कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डेल्टा 1 सबसे बड़ा है, डेल्टा 1 सबसे बड़ा है, डेल्टा 2 से भी बड़ा है। तो ये ऐसे लिख लेंगे। और डेल्टा 2 का मान डेल्टा 3 से भी बड़ा है ऐसे, मतलब ये 9 और ये 7.5 और ये 6। तो डेल्टा 1 सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पहले वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो इस तरीके से बाकी सब गलत, लेकिन पहला वाला सही जवाब होगा। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे बोलें तो मात्रक ऑफ विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले में है वोल्ट गुणे सेकंड, वोल्ट फिर मीटर, फिर एम्पियर सेकंड, फिर एम्पियर मीटर। कौन सा जवाब सही होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों φE बराबर E.A। ये फार्मूला है। E का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और A का मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर से मीटर मर गया। तो VM, V को हम लोग कहते हैं वोल्ट, M को कहते हैं मीटर। तो फाई का मात्रक क्या हो गया वोल्ट मीटर। कौन सा जवाब सही होगा B वाला। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज दिया गया है। N टाइप अर्धचालक होता है ऋणात्मक आवेशित, विद्युतीय उदासीन और धनात्मक आवेशित और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब देखो बच्चों एक बड़ी ही अच्छी बात ये है कि देखो जो N टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका नाम N टाइप सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा है और सेमीकंडक्टर होता कैसा है। पहली चीज देखो कोई भी सेमीकंडक्टर, आप लोग सेमीकंडक्टर चाहे P टाइप हो चाहे N टाइप हो, दो तरीके के इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं P टाइप और N टाइप। तो जब कहा जाएगा कि जैसे P टाइप अर्धचालक कैसा होता है, N टाइप अर्धचालक कैसा होता है, तो याद रखो कि सेमीकंडक्टर हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं, मतलब ये हमेशा उदासीन ही होते हैं। कैसे होते हैं उदासीन। तो ये हमेशा उदासीन ही रहते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं। तो विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। फिर इनको P टाइप और N टाइप क्यों बोलते हैं। P टाइप और N टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि P टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जिसको कहते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं या होल होते हैं जो कि नेचर में धनावेशित होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है। तो ज्यादातर संख्या या ज्यादा संख्या इस धनावेशों की होने के कारण ही जो P टाइप अर्धचालक है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर टाइप सेमीकंडक्टर या शॉर्ट फॉर्म में P टाइप
सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोटर या होल और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके विपरीत अगर देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें वो चीज होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, कोटर या होल की संख्या कम होती है। इसके कारण इनमें अधिकांश विद्युत धारा का प्रवाह ऋणात्मक आवेशों के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऋणात्मक चार्ज कैरियर की संख्या ज्यादा होने के कारण ही इसका नाम पड़ा है निगेटिव चार्ज कैरियर टाइप सेमीकंडक्टर, या शॉर्ट फॉर्म में एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। या कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव? तो आप बताएंगे निगेटिव होते हैं। अगर हम बोले पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो होल या कोटर होते हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनॉरिटी पूछा जाए, पी टाइप में माइनॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में माइनॉरिटी तो होल। लेकिन जब हमसे ये कह दे कि जो एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है, पी टाइप अर्धचालक कैसा होता है, तो आप बताएंगे ऐसा होता है कि ना तो प्लस ना तो माइनस, मतलब वो न्यूट्रल होता है, चार्ज कैरियर ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। आप अगर थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं इसका, तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उसमें जब हम लोग देखते हैं कि कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो कैसे आकर के एटम जो सिलिकॉन के या इम्प्योरिटी के एटम को बाकी जर्मेनियम या सिलिकॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर उसके एटम आकर घेर लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर ही रहता है। तो ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि जो टोटल मतलब संख्या होती है चार्ज कैरियर की एक सेमीकंडक्टर में, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल होती है, और हमेशा वो निगेटिव चार्ज कैरियर मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव संख्या इक्वल होती है, जिसके कारण वो न्यूट्रल ही रहते हैं। तो कोई भी अर्धचालक हो वो इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होता है। तो ये वाला जवाब सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें बहुत से सस्पेंस रहते हैं, तो उस सस्पेंस को अच्छे से क्लियर करिएगा। विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ना कि ऋणात्मक आवेशित, ना कि धनात्मक आवेशित। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। अब लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल होती है, केवल अनुदैर्ध्य नहीं होती, केवल अनुप्रस्थ सही जवाब है, ना दोनों होती हैं गलत जवाब है, ये भी गलत जवाब है। तो कौन सा जवाब सही होगा? अनुप्रस्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव चलती है। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम कहा है। जब हमसे मैक्सिमम डेविएशन पूछा जाता तो वो वायलेट कलर का होता है, वायलेट का। और जब सबसे मिनिमम डेविएशन पूछा जाता है तो रेडा का होता है, रेड मतलब लाल कलर। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रोजन परमाणु में दो लगातार कक्षाओं के बीच के इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है? अभी जैसे हम लगातार का मतलब जैसे दूसरी के बाद तीसरी कक्षा, इनके बीच कोणीय संवेगों का अंतर। कोणीय संवेग होता क्या है? कोणीय संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम, mvr इसका फार्मूला है, और ये बराबर होता है nh/2π, ये होता है। अभी यहाँ पे n कक्षाओं की संख्या, अभी जैसे लगातार दो लगातार कक्षा, दूसरी तीसरी लगातार हो गई, या तीसरी चौथी लगातार हो गई, पांचवी छठी लगातार, पहली दूसरी लगातार। तो एग्जाम्पल के दूसरी तीसरी पकड़ लेते हैं। तो कहा गया इनके कोणीय संवेगों का अंतर। तीसरी कक्षा का कोणीय संवेग, तो n के स्थान पे 3 लिख देंगे तो 3h/2π। दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग 2h/2π। अब इनका अंतर निकालना है, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या घटा दो। तो अंतर जब निकालोगे तो अंतर के लिए 3h/2π माइनस 2h/2π घटा दोगे तो 2π एलसीएम
और 3h माइनस 2h बराबर h, मतलब कितना मिलेगा h अपान 2 पाई। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। याद रखो, धारावाही चालक अपने चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब भी किसी वायर के या किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता है तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं या नंबर ऑफ फ्री चार्ज जितने, जैसे अगर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पे बना है तो जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके फ्री इलेक्ट्रॉन बना वो धनावेशित हो जाता है, तो 1 प्लस 1 माइनस, फिर टोटल चार्ज कितना होता है? 0। अगर हम इसके एलांग कोई एक गॉसियन सरफेस खींचें तो गॉसियन सरफेस खींचने पर हमको ये मिलेगा, इस गॉसियन सरफेस के भीतर टोटल क्यू इनसाइड या नेट चार्ज 0 है। अब नेट चार्ज 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू नेट चार्ज है, नेट चार्ज 0, तो फाई ई इक्वल्स 0 और फाई ई होता है बच्चों ई डॉट ए इक्वल्स 0। तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो बचेगा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण नहीं होता। बचता है कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसलिए केवल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्या सेटअप है हमारे? सेटअप हम लोगों के जो ऑपरेटर है उनका क्या सेटअप है? 18 यहाँ लिख दिए और सफेद कर दिए। ओके, अगला है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित हो रही है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में वेग शक्ति क्या होगी? देखो, इसका फेज ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो फेज डिफरेंस किसके बराबर हो गया? पाई बाई 2 के। तो एवरेज पावर लॉस होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई, फाई का मतलब पाई बाई 2, कास पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, एवरेज पावर लॉस हो गया 0, तो कितना हो जाएगा? 0। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर। इसके तरीके से बिहेव करता है इंसुलेटर की तरीके से, जिसको हम लोग कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। इसकी तरह बिहेव करता है, चालक की तरह नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही। आ जाइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबद्ध ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। बच्चों, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं, एनर्जी उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ये होता है 12.27 अपान अंडर रूट वी, इतने एंगस्ट्रॉम। ये हम लोग उसमें भी न्यूमेरिकल सेट में किया है, जब हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल, उसमें हमने खूब अच्छे से इस चीज के बारे में आपको समझाया भी था और सवाल भी इस पे 1-2 मिले थे। तो ये उसी पर है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं? तो अब बच्चों देखो, नाम में ही काम है, देख लो, नाम में ही काम है। किस बल के कारण प्रकीर्णित होने का मतलब है, देखो जब आपको अगर रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग पता होगा तो प्रकीर्णित का मतलब है वो प्रतिकर्षित होते रहते हैं, तो ये प्रतिकर्षित की बात है। प्रतिकर्षित या रिपल्सन होने का बात देखो। गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल खाली आकर्षण का है, ओनली अट्रैक्शन, आकर्षण का बल। नाभिकीय बल ओनली अट्रैक्शन। चुंबकीय बल अट्रैक्शन और रिपल्सन का दोनों है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे। अब बचा कूलाम बल। कूलाम बल के कारण ही
यहाँ पे रिपल्सन होता है। तो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं या प्रकीर्णित होते हैं? तो आंसर है कूलाम बल। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये वाला सही है। ओके, आ जाइए जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मस्त सवाल है, रटने वाला सवाल है। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति का परास है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप खोज करके पढ़ करके इसका आंसर हमको बताएंगे कि अवरक्त विकिरण का अवरक्त जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसके आवृत्ति का परिसर या फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये आपके लिए है होमवर्क। क्या है? होमवर्क। ये होमवर्क है, इसको आप करके और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कितना होता है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे ले जाते हैं। जो लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे वहां पे मिल जाएगा। मैं इसको बता दूं, ये पूरी टॉपिक आपको मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में, EMW वाले चैप्टर में। वहां पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर में ये चीज आपको मिलेगी। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, गृह कार्य। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है कि जब एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? वेग तो बदल जाता है। गलत जवाब। ये अनुदैर्ध्य नहीं है, तरंग दैर्ध्य है। वाह रे ऑपरेटर। तो ये तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ भी क्या होता है? बदल जाता है। तो इसमें लिखा अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित का मतलब तो नहीं बदलता, ये तो बदल जाता है। आयाम भी बदल जाता है। बचेगा क्या? आवृत्ति। यही ऐसी चीज है जो मीडियम चेंज होने पर नहीं चेंज होता। तो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन चौथा वाला, ये वाला जवाब। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। मान लो दो चार्ज हैं। अब यहीं पे मान लो कि एक चार्ज है Q1 और इससे R दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2। ये पहले K1 वाले परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स दिया गया है F। तो F को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो F किसके बराबर मिलेगा? तो F हमको मिलेगा बच्चों, ये देते हैं मीटर और अब ब्लैक से लिखते हैं। तो ये हमको मिलेगा F बराबर किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमको एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। अब कहा दिया गया यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इसके मध्य वैद्युत बल कितना होगा? अब परावैद्युतांक बदल के K2 हो गया तो मान लो नया बल हो गया F डैश। तो F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। आप दोनों का भाग कर दो, F बटे इतना F डैश कर दो। ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, 1 बटे इतने से 1 कट जाएगा। तो F बटे F डैश हमको कितना मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा K1 बटे K2, 1 बटे K1 सॉरी, ये हमको मिल जाएगा 1 बटे। अब इस चीज को यहाँ पे देखो ये 1 बटे K1 और यहाँ 1 बटे K2। तो 1 बटे K1 और फिर बटे 1 बटे K2। तो ये चीज इतना हो जाएगा। तो ये उलट करके गुणा हो जाएगा। तो F बटे F डैश बराबर K2 बटे K1। इसको उलट दो तो ये भी पलट जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा F डैश बटे F बराबर K1 बटे K2। तो यहाँ से F डैश अगर निकालेंगे बच्चों तो F का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? K1 बटे K2 इंटू F। ये इसका
मान होगा। तो बल बदल करके इतना हो जाएगा। तो पहले वाला गलत जवाब, दूसरे वाला गलत जवाब, चौथा वाला गलत जवाब। सही जवाब कौन सा है? तीसरा। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ओके, आज ये चलते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी वाले क्वेश्चन पे। लेट अस गो द अंतिम क्वेश्चन। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। देखते हैं क्या चीज दिया गया आज हमसे। इस ये मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां एफ आर एवं एफ वी होती हैं तब। बच्चों ये जानते रहो कि रेड कलर का विचलन कम होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, और जिसका विचलन ज्यादा होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है। तो रेड और जो बैगनी की फोकस दूरियां बराबर तो हो नहीं सकती। एफ वी का मान एफ आर से छोटा, मतलब बैगनी की फोकस दूरी लाल से छोटी होती है। सही बात है। और ये भी गलत जवाब है, ये भी गलत जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सेकंड, ये वाला सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को, आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो जल्द ही मिलते हैं अगले सेट के साथ। तो पहले हम लोग एमआर के सब पूरे अनसॉल्व के पूरे सेट को खूब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का जो सेट चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, हर सब्जेक्ट की लगभग वीडियो मिल रही है। तो आप और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लोगों का हो सकता है कि आज या फिर कल से जल्द ही आप लोगों के केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट सेट को, अनसॉल्व के पूरे कंप्लीट सेट को सॉल्व कराया जाए। तो वो भी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो मेहनत से पढ़ते रहिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन के होमवर्क दिए जाते हैं उनको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।